हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हानी वॉइस पर। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। वरीशा कहने लगी, मैं आपको बता चुकी हूँ। मैंने कहा मैंने फैसले को नहीं मानना। मैंने ऐसा क्या किया है तुम्हारे साथ जो तुम्हें बुरा लगने लगा हो। तो कहने लगी, मुझे आप नहीं पसंद तो बस नहीं पसंद। मैं आपके साथ शादी नहीं करना चाहती और शादी पर भी आपने ज़बरदस्ती की थी। मुझे बच्ची और छोटी समझकर किसी ने भी मेरी बात को समझने की कोशिश नहीं की थी। सब ने अपना फैसला मुझ पर थोप दिया था। मैं तब भी आपसे शादी नहीं करना चाहती थी और अब भी आपके साथ रुखसती नहीं करना चाहती। आपको क्यों समझ नहीं आता? मैंने कहा कि मुझे तुम्हारी कोई भी बकवास नहीं सुननी। मेरी बात याद रखो, तुम मेरी बीवी हो और हमेशा रहोगी। मैं चंद दिन बाद मम्मा को दोबारा भेजूंगा। अगर तुमने इनकार की कोशिश की, याद रखना मैं तुम्हें अगवा करके इतना दूर ले जाऊंगा कि तुम चाहकर भी किसी को अपनी शक्ल नहीं दिखाओगी। मुझे जानती हो कि मैं कैसा हूँ। उसके बार बार इनकार ने मुझे पागल सा कर दिया था। मैं बेतहाशा गुस्से में था। वो एकटक मुझे देख रही थी। मैंने कहा, समझ आ रही है तुम्हें मैंने तुम्हें क्या कहा है? वो चुप रही। उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, लेकिन चेहरे के हवाएं उड़े हुई थी, बहुत ही डरी हुई थी। मैंने कहा, मेरे गुस्से से वाकिफ़ हो ना? तो अगर नहीं हो तो ठीक है, करो रुखसती से इनकार, लेकिन उसके बाद अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। ये कहकर मैं बाइक पर बैठ के मोटरसाइकिल स्टार्ट की। मैंने कहा, बैठो तो मैं घर पर छोड़ दूँ। वो चुपचाप खामोशी से बैठ गई। मैंने उसको घर के बाहर उतारा था और खुद दोबारा से फैक्ट्री चला गया। चंद रोज़ बाद मैंने माँ से बहुत ही ज़्यादा इसरार किया कि वो फिर से चाचा से बात करे। माँ मेरी जिद के आगे हार मान गई थी। इस बार जब चाचा से बात की तो उन्होंने रजामंदी दे दी थी। घर में मेरी रुखसती की तैयारी शुरू होने लगी थी और वरीशा के लिए वलीमे और बारात से लेकर पूरे कपड़े मैंने खुद अपनी पसंद से लिए थे। ये एक महीने का इंतज़ार भी बहुत ही मुझे सूली पर चढ़ाने के लायक था। खुदा खुदा करके ये महीना गुजरा था। मेहंदी की रस्म पर हम दोनों को एक साथ बिठाया गया था। पीले जोड़े में उसका अपना रंग भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। वो बिल्कुल सादगी में थी, फूलों के जेवर पहने हुए थे। मेरी बराबर आकर बैठ गई। मैं बार बार उसके चेहरे की तरफ देख रहा था। एक बार भी उसने मुस्कुराकर नहीं देखा था। पता नहीं उसके साथ मसला क्या था। मैंने अपने हाथ उसके हाथ पे रख दिए, हल्का सा दबा उसे के कान के पास कहने लगा, बहुत ही प्यारी लग रही हो। पता नहीं है कि कल कब आएगी। बड़ी शिद्दत से मुझे कल का इंतज़ार है, जब मैं तुम्हें दुल्हन के रूप में देखूंगा। मैं अभी उससे सरगोशी में ये बातें मोहब्बत का इजहार कर रहा था कि शायद इसके दिल की बदगुमानी साफ हो सके। जैद पीछे से आकर बैठ गया। उसने मेरा हाथ वरीशा के हाथ से अलग किया और फिर कहने लगा, शादी से पहले नो खुसर खुसर भाई। उसकी अपनी ही हिटकानियाँ शुरू हो गई थी। मैंने कहा, बेटा जब तुम्हारा वक्त आएगा तो याद रखना मैं भी ऐसा ही करूँगा तुम्हारे साथ। तो कहने लगा कि भाई तब की तब देखी जाएगी, अभी तो मेरी बारी है। कुछ ही देर बाद वरीशा उठकर अपने कमरे में चली गई थी। मेहंदी की रस्म घर के बहुत ही बड़े सहन में ही की गई थी। अगले रोज़ मेरी मुलाकात वरीशा से हॉल में हुई थी। दुल्हन बनी हुई वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, लेकिन आज भी उसके चेहरे पर खुशी की कोई भी आसार नहीं थे और ये बात मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। रुखसती के बाद मेरे कमरे में बैठी थी और मैं बेयकीनी सी आलम में था। मेरी सारी बेताबियाँ मेरी नज़रों में सिमट आई थी। जैसे ही मैं कमरे में जाने लगा, जैद और मेरे दोस्त दरवाजे के सामने खड़े हो गए। कहने लगे, इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे आपको, जान छूटने देंगे तुम्हारी तो पैसे निकालो। मैंने घूर कर सबको देखा था। मैंने कहा कि कोई पैसे वैसे नहीं है, निकलो यहाँ से। लेकिन वो लोग भी दरवाजे पर टक कर खड़े रह गए। काफ़ी बहस के बाद भी बिना पैसे लिए उन्होंने मेरी जान नहीं छोड़ी थी। खैर सब लड़के जा चुके थे। मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला तो कमरे में अंधेरे का राज था। मुझे हैरत हुई थी कि कमरे में अंधेरा क्यों था। मैंने लाइट ऑन की तो वो हसीन सितम घर बैठकर बेड पर दुल्हन बनी लेटी हुई थी। मुझे ये बात बहुत ही ताज्जुब कर गई थी।
उसे तो बेड पर बैठकर मेरा इंतज़ार करना चाहिए था। जब मैं उसके पास आया तो देखा कि वो आंखें बंद करके सो रही थी। मैं तो हैरत से उसे तकता ही रह गया था। मैंने कहा, वरीशा उठकर बैठो, लेकिन मेरे पुकारने पर वो टस से मच ना हुई और मैंने उसका जगाने की भी कोशिश की, लेकिन वो नहीं उठी थी। मैंने उसे हिलाया भी, लेकिन वो गहरी नींद में सोई हुई थी। मैं समझ गया था कि मेरी रात बर्बाद करने के लिए उसने नींद की मेडिसिन खाई होगी, इसलिए सो रही थी। मेरा दिल जल के रह गया था। ये भला ये क्या हरकत थी आज की रात के लिए। कहाँ कुछ मैंने नहीं सोचा था। यही सोचा था कि उसका हर खौफ दूर करूँगा और उसे बताऊँगा कि उसे कितना चाहता हूँ, लेकिन उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया था। मैं गुस्से से भरा हुआ था। पहले मैंने अपने कपड़े बदले और फिर ठंडी पानी की बोतल निकालकर मुंह लगाकर पी थी, ताकि अंदर लगी आग को ठंडा कर सकूं। लेकिन कहाँ, मेरे अंदर तो गुस्से का तलाम भरा हुआ था और तूफान था जो ठंडा ही नहीं हो रहा था। पिछले 5 साल की मोहब्बत और इंतज़ार, मेरी बेकुर्बानियाँ उरूज पर थी। मेरे मुरझोर जज्बात मुझे जीने नहीं दे रहे थे और वो सो रही थी। पहले तो यही सोचा कि सोती रहे, सुबह उससे बख्शूंगा नहीं। फिर सोचा कि मैं उसे अभी भी क्यों बख्शूं। इसलिए मैंने उसके पास गया और उसके हसीन और मुना रूप देखकर दिल की दवाइयाँ मेरा रहा सहा सब्र भी खोने लगा। मैं उसके पास चला गया, उसे फिर से जगाने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत ही गहरी नींद में थी। मैंने उसकी ज्वेलरी उतारी और सुबह जब उसकी आँख खुली तो मैं उससे पहले ही उठ चुका था और उसके उठने का इंतज़ार कर रहा था। वो नींद पूरी कर चुकी थी, इसलिए जब आँख खुली तो मुझे देखकर घबरा कर उठ बैठी। अपने कपड़े तब्दील देखकर बुरी तरह से बदहवास हुई थी। उसके चेहरे पर बहुत ही बिगड़े हुए रवैये ज़वायद देखकर मैं और परेशान हो गया और वो भी परेशान देखकर अंदाज एक सुकून की लहर दौड़ी थी। मैंने कहा, गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट, नींद पूरी हुई गई या मज़ीद सोने का इरादा है? मेरे सवाल के नज़रअंदाज करके वो खुद को देख रही थी, अपने बदले हुलिये को देख रही थी, फिर कैफियत और शर्म से सुर्ख हुई थी। मैंने कहा, क्या हुआ वरीशा? मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इस कदर बदतमीज़ हो सकते हैं। मैंने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी बीवी शादी की रात मेरा इंतज़ार करने की बजाय नींद की मेडिसिन लेकर सो भी सकती है। तुमने अपनी मर्ज़ी की और मुझे हिम्मत नहीं दी और मुझे अहमियत नहीं दी। मैंने तो फिर भी तुम्हारा ख्याल किया है, सोचा कि तुम्हारी नींद उर्सी लिबास में और ज्वेलरी की वजह से ख़राब ना हो जाए। तुम्हें तो मेरा एहसान मानना चाहिए। उसे गुस्से और शर्म के जज्बात में देखकर मैं बहुत ही पुरसुकून हुआ था। वो फ़ौरन बेड से उठकर अलमारी के पास गई, क्योंकि मेरे ढीले ढाले कपड़ों वो खुद को मुमतइन नहीं कर पा रही थी, और अपने कपड़े निकाल के वॉशरूम में चली गई। जब बाहर आई तो आंखें लाल थी, जैसे खूब रोई हो। उसे यूँ देखकर मेरा दिल भी मोम की तरह हुआ था। मैं उठकर उसके पास आ गया। रो रो के आंखें, सुर्ख नाक, सुर्ख और इस पर गीले बाल, नखरा और रूप देखकर मैं और आपे से बाहर हो रहा था। मैं उस मुकाबिल खड़ा हो गया। मैंने कहा, मैंने तुम्हारे साथ कुछ ऐसा नहीं किया कि तुम यूँ रोना धोना मचा दो, बल्कि कुछ किया ही नहीं है। वो कहने लगी, आप होते कौन हैं मुझे छूने वाले, ज़बरदस्ती करने वाले? आपको रात को समझ जाना चाहिए था कि मुझे आपकी संगत से नफ़रत है, इसलिए मैंने नींद की मेडिसिन खाई थी। मुझे उस वक्त खुद से भी घिन आ रही थी। उसकी बात, उसका नफ़रत भरा अंदाज सुनकर मैंने गुस्से से उसे दोनों बाजुओं से पकड़ा था। मैंने कहा कि क्यों नफ़रत है मुझसे? क्या कहा है मैंने तुम्हें? उसने फ़ौरन से मुझसे अपना आप छुड़वाया था। कहने लगी, खबरदार, जो तुमने मुझे फिर से हाथ लगाने की कोशिश की तो क्या निकाह के लिए सिर्फ मेरे मर्द की मर्ज़ी ही ज़रूरी होती है, औरत की नहीं? औरत कोई ज़र्क है जो हर टाइम गुलाम बन के रहे, मर्द की ज़िद के सामने हमेशा अपना सर झुकाती आए? मैंने कहा, मैं तुम्हें बहुत ही चाहता हूँ वरीशा, बहुत ही मोहब्बत करता हूँ तुमसे। कहने लगी कि शादी के लिए ये काफ़ी था।
کہ آپ مجھے چاہتے ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں آپ کو اچھی لگتی ہوں۔ کیا میری خواہش کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی؟ میری بات کو کیوں پیس ڈال کے دیا؟ صرف اس لیے کہ میں لڑکی ہوں؟ میرے انکار کو کیوں اہمیت نہیں دی گئی؟ نہ ہی آپ نے مجھے دھمکی دی تھی نا، ورنہ میں کبھی بھی رخصتی ہونے ہی نہیں دیتی۔ لیکن جان چکی تھی کہ اگر میں نے آپ کی بات نہیں مانی تو آپ ہر قسم کی گھٹیا حرکت پر اتر آئیں گے، مجھے بنا رخصتی کے کہیں اور لے جا کر اپنی ہوس اور ضد کا سامان بنائیں گے، میرے انکار کی مجھے سزا دیں گے اور میری عزت کا جنازہ تک نکال دیں گے۔ اپنے اندر وہ میرے لیے کتنے زہر بھر چکی تھی، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے اسے دھمکایا ضرور تھا کیونکہ رشتہ توڑنا نہیں چاہتا تھا۔ ان سب کے پیچھے میری محبت شامل تھی، ضد اور ہوس نہیں۔ کہنے لگی کہ آپ ہوس کے پجاری ہیں عامر، ورنہ رات کو میرے ساتھ یہ سب نہ کرتے۔ لیکن آپ کو کہاں عادت ہے اپنے گندے جذبات پر قابو پانے کی؟ بچپن میں بھی آپ نے مجھے اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کی بہت ہی کوشش کی تھی، لیکن آپ کو موقع نہیں ملا تو مجھے سے نکاح کر لیا۔ اس کی باتوں نے مجھے اتنا بہت ہی پریشان کر دیا تھا کہ میرا ہاتھ اس پر اٹھ گیا تھا۔ میں نے کہا، بکواس بند کرو سمجھی، میری محبت کو ہوس کی گالی مت دو، تم میری بیوی ہو اور میں نے تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ میرے اور اپنے رشتے کا لحاظ رکھ کر مجھ سے بات کرو۔ اور میں بھی غصے میں آ گیا تھا۔ اس کا روکھا سا رویہ ہو چکا تھا، میرے ہاتھ میں جلن ہو رہی تھی۔ میں نے شاید کچھ زیادہ ہی زور سے تھپڑ مار دیا تھا۔ اس کے آنسو بہنے لگے تھے، وہ فوراً کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ مجھے افسوس ہونے لگا تھا، میں نے اپنے ہاتھ کی مٹی بھینچی اور اس ہاتھ کو زور سے دیوار پر مارا جس سے وریشا کو تھپڑ مارا تھا۔ میں اٹھ کر تیار ہو کے جب کمرے سے باہر آیا تو وہ سامنے زید کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی، وہ بھی دھیرے دھیرے نہ جانے اس سے کیا کہہ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر دونوں ہی چپ ہو گئے تھے۔ میری ماں کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی۔ میں جا کر وریشا کے برابر میں بیٹھ گیا اور زید سے کہا کہ زید جاؤ میرے لیے ٹھنڈا پانی لے کر آؤ۔ زید کافی چپ انداز سے کہنے لگ رہا تھا۔ اٹھ کر فوراً سے کچن میں چلا گیا۔ وریشا میرے پاس سے اٹھنے لگی تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور میں نے کہا کہ کہاں جا رہی ہو؟ تو کہنے لگی میرا ہاتھ چھوڑے۔ اس کے کان کے پاس جا کر کہا آئی ایم سوری۔ بس غصے میں میرا ہاتھ اٹھ گیا تھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن بڑی بھیگی نظروں سے مجھے 1 منٹ کے لیے دیکھا تھا۔ میں اپنی نظروں میں شرمندہ تھا۔ وہ اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ زید میرے لیے پانی لے کر مجھے گلاس پکڑا کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میری ماں بھی میرے پاپا بھی اٹھ گئے تھے۔ میری ماں نے ناشتہ بنایا تو سب نے ہی مل کر ناشتہ کیا تھا۔ اس کے بعد وریشا پورا دن کمرے میں نہیں آئی تھی۔ میں چاہتا تھا وہ کمرے میں اور میں اس سے بہت ہی ساری باتیں کر لوں، لیکن ایسا موقع نہیں ملا تھا۔ ولیمے کی تیاری ہوئی، ولیمے کی اور بھی تیاری بھی کی گئی۔ وہ چپ سی تھی اور آج تو زید بھی چپ تھا۔ میری اس حرکت کے بارے میں بتایا تھا جو بے اختیار مجھ سے ہوئی تھی۔ رات کو ہی مجھے موقع ملا تھا اس سے بات کرنے کا، لیکن جب میں کمرے میں آیا اپنا لباس تبدیل کر چکا تھا اور میں نے ایک گہری ٹھنڈی سانس لی اور اس سے پہلے کہ وہ سونے کے لیے لیٹتی میں اس کے پاس آ گیا۔ میں نے کہا وریشا آئی ایم سوری، جو کچھ ہوا وہ بے اختیاری ہوا ہے، باخدا میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن تم نے بات ہی کچھ ایسی کہہ دی تھی۔ اس نے میرے بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ کہنے لگی اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا میں سو سکتی ہوں؟ اس کا روکھا لہجہ سن کر میں نے یہی سوچا کہ مجھے اس وقت کہنا چاہیے کہ اس کے پاس سے اٹھ گیا اور اپنی جگہ پہ جا کر لیٹ گیا۔ اسے کچھ بھی نہیں کہا کیونکہ مجھے رات کو دیر سے نیند آئی تھی۔ شادی کے شروع کی رات میں میاں بیوی کو ایک دوسرے سے فرصت نہیں ہوتی، ڈھیروں باتیں ہوتی ہے کرنے کے لیے، محبت ہوتی ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میرے پاس کہنے کے لیے کچھ رہا ہی نہیں ہے۔ پورا دن وریشا کمرے سے باہر ہی رہتی تھی، میری ماں کے ساتھ کچن میں کام بھی کرا لیتی تھی، اور حالانکہ شادی کو بس 1 ہی دن گزرا تھا، میری ماں نے بہت ہی منع کیا تھا
लेकिन वो कहने लगी कि कोई बात नहीं, मुझे काम भी तो कल भी तो करना है। मेरा बहुत ही जी चाहता था कि उसे घुमाने फिराने ले जाओ। दबे लफ्ज़ों में मैंने कहा, लेकिन ना ही वो तो मुझे जवाब देने के लिए राज़ी ही ना थी। मैंने भी अपनी फैक्ट्री में जाना शुरू कर दिया। एक बार मेरे पापा मुझे जल्दी घर भेज दिया। कहने लगे कि वरीशा को कहीं घुमाने फिराने ले जाओ और खाना भी होटल में खिला देना। घर आया तो मेरी माँ अकेली ही घर में थी। मैंने पूछा कि माँ वरीशा कहाँ है, तो कहने लगी कि जैद के साथ गई है। ये सुनकर मुझे हैरत हुई थी। मैंने कहा, जैद के साथ कहाँ गई है? तो कहने लगी, मुझे क्या पता, मैं दोपहर को जब सोकर उठी थी तो दोनों तैयार हो रहे थे। जैद कहने लगा, मैं वरीशा को लेकर जा रहा हूँ, शाम तक आ जाऊँगा। मैंने कहा कि ठीक है। वो कहने लगी, आज तुम जल्दी क्यों आ गए? मैंने कहा, बस यूं ही सोचा तो था कि वरीशा को कहीं घुमाने ले जाऊँगा। अभी भी मैं अपनी माँ से बात ही कर रहा था कि जब दोनों हंसते हुए घर के अंदर दाखिल हुए थे। जैद अपनी बाइक साइड में खड़ी कर रहा था। उनकी आवाज़ पर जब मैंने नीचे झाँक कर देखा तो वो ना जाने किस बात पर दोनों बेतहाशा हंसे जा रहे थे। वरीशा कहने लगी, तुम बाज नहीं आओगे अपनी हरकतों से। जैद कहने लगा, चांस ही नहीं है कि मैं बाज आ जाऊँ, तुम जानती हो ना मुझे अच्छी तरह से। कहने लगा, ताए पापा से तुम्हारी शिकायत लगाओगी ना तो कान खींचेंगे तुम्हारे। वो कहने लगी, बाकी सब छोड़ो, ये बताओ मज़ा आया कि नहीं? ये सुनकर वो हंसने लगी और कहने लगी कि हाँ, बहुत ही मज़ा आया तुम्हारे साथ, तुम मुझे हमेशा मज़ा दिलाते हो, मैं बहुत ही इंजॉय करती हूँ तुम्हारे साथ। एक हसरत भरी थी जो मेरे दिल में निकली थी कि कभी वो यूँ मेरे साथ भी हंसी मजाक करे। मैं पीछे हट गया, अपने कमरे में जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद उनके हंसने और बातें करने की आवाज़ें मुझे अपने ऊपर के पोर्शन में आने लगी थी। वरीशा ने हंसते मुस्कुराते हुए कमरे का दरवाज़ा खोला था, लेकिन जब मुझे बैठा देखा तो उसके चेहरे की मुस्कुराहट फ़ौरन गायब हुई थी। अंदर आकर उसने अपना पर्स एक साइड पर रखा, अपने हाथों में पहनी चूड़ियाँ उतारने लगी। अब तक मुँह दिखाई का तोहफ़ा ड्रेसिंग की दराज में ही रखा था, मुझे पहनाने का मौका भी नहीं मिला था, उसने दिया ही नहीं था। 2 दिन से मैं उससे बात नहीं कर रहा था, उसे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता था। न्यू नेवी ब्लू कलर का सूट में बहुत ही वो खूबसूरत लग रही थी। मैं उठकर उसके पास गया। मैंने कहा कि कहाँ गई थी? जैद के साथ। लेकिन उसने मुझे अब भी कोई जवाब नहीं दिया था, बस अपनी ज्वेलरी उतारने लगी। अपने सैंडल उतार के अलमारी में रखकर आम चप्पल पहनकर बाहर जाने लगी। मेरी बात सुनकर कुछ जवाब नहीं देती थी। कहने लगी, चाहते क्या है आप मुझसे? आपकी हर ख्वाहिश तो पूरी हो चुकी है। मुझसे निकाह करना चाहते थे, वो भी आपने कर लिया। रुखसती चाहते थे, वो भी आपने कर ली। बाकी जो रह गया वो भी कर ले, लेकिन प्लीज़ मुझसे बात ना किया करे। मैं आपको आपके किसी अमल के लिए रोकूंगी नहीं, लेकिन बस आपसे बात नहीं करना चाहती। ये कहकर कमरे से बाहर निकल गई थी। मैंने बचपन में ही सिगरेट पी थी और उसके बाद चाचा की मार के बाद छोड़ चुका था, लेकिन वरीशा के रूखे रवैये ने मजबूर कर दिया था। रात को मुझे नींद नहीं आई थी। मैं चाहता था वो मुझसे बातें करे, मेरे साथ एक अच्छा वक्त गुजारे, लेकिन पूरा दिन मेरी माँ के साथ होती थी या जैद से हंसती बातें करती थी। रात को सोने के लिए ही कमरे में आती थी। मैं अब बहुत ही ज़्यादा सिगरेट पीने लगा था। अपने अंदर लगी आग को सिगरेट से सुलगाने लगा था। खुद को फैक्ट्री में मसरूफ़ कर लिया था। वरीशा को इसका कुछ भी हाल पर छोड़ दिया था। मैं कभी कभी उस वक्त को याद करने लगा था जब मैंने वरीशा से निकाह किया था। समझ में आ गया था कि निकाह के लिए लड़की की रजामंदी होना कितना ज़रूरी है। मेरी बचपन की ज़रा सी बदतमीज़ी का उसने बहुत ही ज़्यादा असर ले लिया है। कहती थी, आप हवस के पुजारी हैं। बचपन में भी मुझे अपनी हवस का निशाना बनाने की कोशिश करते थे। कम उम्र में भी की गई मेरी गलती को उसने हवस का कहकर मेरे मुंह पर जिल्लत का तमाचा मारा था। एक बार मैं फैक्ट्री से वापस आ रहा था जब मैंने रेड सिग्नल पर गाड़ी खड़ी की। इत्तेफाक से मेरी बराबर में जैद की बाइक खड़ी हुई थी। मुझे हैरत का झटका लगा था क्योंकि वरीशा उसके पीछे बैठी थी।
दोनों ही एक दूसरे से बातें कर रहे थे। उनकी नज़रें मुझ पर नहीं पड़ी थी। मैं गाड़ी का शीशा ऊपर कर लिया था कि वो मुझे देख न सके, मगर फिर जो बात उन दोनों ने एक दूसरे से कही थी वो सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। ज़ैद कहने लगा, बहुत ही बड़ी गलती हो गई मुझसे, मुझे भाई को बता देना चाहिए था। कहने लगी, आप अब क्या फ़ायदा, जो होना था वो हो चुका है, तुम्हारी बुज़दिली का ही ये नतीजा है। ये बाजी अब तुम्हारे हाथ से निकल चुकी है। कितना कहा था मैंने तुमसे कि ये बात आमिर को बता दो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी थी और अब पछता रहे हो। अब पछतावे से क्या फ़ायदा, कोई वापस तो नहीं ला सकते। ज़ैद काश की तुम उस वक्त पर अपनी ज़ुबान खोल देते। कहने लगा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, मैं बात कर लूँगा उनसे। ग्रीन सिग्नल खिलते ही उनकी बाइक आगे जा चुकी थी, लेकिन मैं तो उनकी बात सुनकर जैसे गाड़ी चलाना भूल गया था। क्या चल रहा था उन दोनों के बीच में, तो आज तक यही समझता आया कि वो दोनों बचपन से एक साथ खेले हैं, बड़े हैं। मैं और फिर ज़ैद मेरे और वरीशा के रिश्ते से भी मजाक करता था। मैं समझता था उनके आपस में देवर भाभी वाला कोई ताल्लुक़ है, दोस्ती है, आपस में कज़िन भी है। लेकिन जो बात मैंने अभी सुनी थी वो सुनकर मेरा दिमाग चकरा कर रह गया था। मेरे पीछे कहीं गाड़ियों का हॉर्न जब तेज़ी से हुआ तो मुझे होश आया था। मैंने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट कर लिया और आगे बढ़ा ली। जब घर पर आया तो माँ किचन में थी, वरीशा और ज़ैद गायब थे। मैंने पूछा था तो कहने लगी कि ज़ैद के कमरे में होगी। ज़ैद वो तो वहाँ पर होती है, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं अपने कमरे में आते ही सिगरेट पीने लगा था। खाना भी नहीं खाया और मेरे खाने ना खाने पर उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। रात तक मैं 2 डब्बी सिगरेट की ख़त्म कर चुका था और फैसला भी कर चुका था, लेकिन मैं नहीं जानता था कि मेरे अंदर लगी आग बाहर तक पहुंच जाएगी। मेरी आंखें जल रही थी, पूरा वजूद बुखार से तप रहा था। अब तो खांसी भी रहने लगी थी। शायद सिगरेट की ज़्यादती की वजह से वरीशा जब तक कमरे में आई तो कमरा धुएं से भरा हुआ था। आते ही खांसने लगी। मुझे बड़ी नागवारी से देखा था, फिर अपनी ज्वेलरी उतार कर लेटने लगी थी। फिर बड़ी मुश्किल से ही खांसते हुए अपनी जगह पर आकर लेट गई। बार बार मुझे खांसी आ रही थी। शायद मेरे खांसने से वो डिस्टर्ब हो रही थी, बार बार करवटें बदल रही थी। बुखार की शिद्दत से मेरी आंखों से पानी बहने लगा था। मैंने कहा, वरीशा प्लीज़ एक गिलास पानी पिला दो। बुखार की शिद्दत से ठंड भी अलग सी लग रही थी और वो उठकर बैठ गई। पता नहीं क्यों क्या सोचा था उसने। जब मेरे माथे पर अपना हाथ रख कर मुझे देखने लगी, आपको तो बुखार है, तो कहने लगी कि आपको तो बुखार है। मैंने कहा, बस पानी पिला दो, पानी लेकर आई थी, मैं बस 2 घूंट पानी पिया था। मैंने कहा कि मुझ पर लिहाफ उड़ा दो। उसने मुझ पर कंफर्टर डाल दिया था। कहने लगी, आप कुछ खा ले, मैं आपको मेडिसिन दे दूँ। मैंने कहा, नहीं रहने दो, लेकिन फिर भी मेरे लिए वो चाय बना कर लाई थी। काफ़ी रात तक मेरे खातिर जागती रही, मेरे माथे पर पानी की पट्टियाँ भी करती रही। सुबह तक बुखार का कुछ असर कम हो चुका था। मुझे अपने अंदर एक बहुत ही अच्छा सा एहसास होने लगा था। मैंने अपनी मोहब्बत में शायद खुद गर्जी से काम लिया था। वो एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और मुझे नापसंद करती थी। मैं सोचता था कि काश कि मैं इसे इतनी कम उम्र में इसे बंधन में ना बांधता और अब भी इसकी मर्ज़ी को मुकद्दर रखता। मेरी मोहब्बत शायद मेरा मसला थी। वो फिर भी आधी रात मेरे लिए जागती रही, हालांकि मैंने उसके साथ कोई भी अच्छा रवैया नहीं रखा था। मैं सोच चुका था कि मज़ीद ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। जैसे ही मेरा बुखार उतरेगा, मैंने अपने पापा से कहा कि मैं यहाँ रहना नहीं चाहता, मैं तुर्की वापस जाना चाहता हूँ। बाबा कहने लगे, जब यहाँ सब कुछ सेटल है तो तुम क्यों तुर्की जाना चाहते हो, वहाँ क्यों नौकरी करोगे।
میں نے کہا یہاں کا کام زیادہ نہ ہے، اس لیے سنبھالنے کے لیے بس مجھے ترکی جانا ہے۔ میں نے ہر بار کی طرح اس بار بھی ضد پکڑ لی تھی۔ میرے پاپا نے کہا ٹھیک ہے، تمہیں جہاں پر جانا ہے وریشہ کو ساتھ لے کر جانا۔ میں نے کہا نہیں، میں اسے ساتھ نہیں لے کر جا سکتا۔ میں وہاں جا کر کوشش کروں گا، کیونکہ جو میں کرنے جا رہا تھا شاید میرے لیے بہت ہی مشکل فیصلہ تھا، لیکن وہی بہتر تھا۔ میں نے طلاق کے پیپر تیار کروا لیے تھے۔ چاہتا تھا کہ اس سے زبردستی کے رشتے سے آزاد کر دوں، تو جس نے اس کی خواہشوں اس سے چھین لی تھی۔ جب سے مجھے بخار ہوا تھا وہ میرا بہت ہی خیال رکھنے لگی تھی۔ اکثر پوچھتی کہ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے۔ جب میں نے ترکی جانے کے لیے کہا تب سے چپ تھی۔ بہرحال میری صبح کی فلائٹ تھی، اس لیے سوچا رات کو ہی ساری معلومات ختم کر دوں۔ میرے لیے بہت ہی مشکل تھا، لیکن کرنا تو تھا ہی۔ رات کو جب وہ کمرے میں آئی تو میں صوفے پر ہی بیٹھا تھا۔ سامنے رکھے ٹیبل پر میں نے سارے کاغذات رکھے ہوئے تھے۔ وہ اپنی جویلری اتار رہی تھی۔ میں نے کہا وریشہ بس 5 منٹ چاہیے مجھے تمہارے، کیا دے سکتی ہو؟ اس نے اپنے آنسو کو صاف کیا۔ میں نے اپنے اندر کہیں اتارے تھے۔ وہ جو جویلری اتارنے لگی تھی بنا جویلری اتارے میرے پاس بیٹھ گئی۔ کہنے لگی جی کہیے۔ میں نے کہا میں نے تم سے زیادتی کر لی ہے اور تمہارے ساتھ بہت ہی زبردستی کی ہے۔ میں بچپن میں میری کی جان والی غلط حرکت تمہیں مجھ سے اتنا بدگمان کر دے گی۔ بچپن سے لڑکپن میں آیا تھا، پھر والد کی سر پر نہیں تھے، ترکی میں رہتے تھے، غلط لڑکوں میں بیٹھنے لگا تھا، اس لیے ان کے ساتھ کچھ غلط بھی کرنے لگا تھا اور الگ قسم کی ویڈیو بھی دیکھنے لگا تھا۔ پتہ نہیں کب ان خیالات میں تمہارے ساتھ کچھ غلط کر گیا، لیکن باخدا فوراً سے خود کو پیچھے کر لیا تھا۔ پتہ نہیں کب کیسے تم اچھی لگنے لگی، اس لیے سوچا کہ خود کو تمہارے پابند کر لوں۔ ترکی جا رہا تھا اور تم جانتی ہو کہ وہاں کے منہ بولتا حسن انسان کا بہانے کے لیے کافی ہے، لیکن میں بہکانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے تمہارے خواب آنکھوں میں لے کر 5 سالوں میں خوابوں کی سنجیدگی ہوئے گزارے تھے، لیکن واپس آیا تو سب کچھ بدل چکا تھا۔ میرے دل کی دنیا تم سے آباد ہو چکی تھی، لیکن تم وہیں کھڑی تھی جہاں 5 سال پہلے تھی۔ میں چاہتا تھا تمہارا ڈر خوف ختم کر دوں، لیکن تم موقع ہی نہیں دیتی تھی۔ تمہارے لیے رشتہ شاید قید کی طرح تھا، لیکن میرے لیے میری زندگی تھا۔ تمہاری بے رخی میری جان نکال کے رکھتی تھی۔ مجھے لگا ذرا سی بدگمانی ہے، رخصتی کے بعد دور ہو جائے گی تو تم بھی میری محبت پا کر خوش اور اچھی سی زندگی گزارو گی۔ یہ میں نہیں جانتا تھا کہ تم زید کو پسند کرتی ہو۔ یہ سن کر اس نے بہت ہی غصے سے میری طرف دیکھا اور اٹھ کر میری طرف دیکھا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں میں آنے والی نمی کو دل میں ہی کہیں اتارا تھا، کیونکہ بہت ہی مشکل تھا۔ میں نے کہا اگر مجھے علم ہوتا میں خاموشی اختیار کر لیتا۔ پھر میں نے وہ پیپر اس کے سامنے رکھ دیے۔ میں نے کہا یہ طلاق نامہ ہے، سائن کر دو اس پر، تمہیں مجھ سے آزادی مل جائے گی۔ بار بار آنکھوں میں آنے والی نمی کو صاف کر رہا تھا۔ میں نے کہا کہ مجھے سمجھانا چاہیے تھا کہ میری محبت صرف میرا مسئلہ ہے، تمہارا نہیں۔ ترکی سے کبھی واپس لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ تمہاری خوشی میری نہیں، زید کی زندگی میں بے شک ہے، اس سے شادی کرو۔ میری بات یہیں تک پہنچی تھی جب تک ایک زوردار تھپڑ اس نے میرے منہ پر مارا تھا۔ حیرت سے دیکھ رہا تھا، میں حیرت سے دیکھتا رہ گیا۔ کہنے لگی کہ شرم نہیں آتی آپ کو مجھ سے یہ بات کہتے ہوئے؟ عامر، آپ نے ہمیشہ مجھے غلط ہی سمجھا ہے۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کہنے لگی آپ کو کیا لگتا ہے کہ میری نظر میں رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ اس کو میں نے اپنا بھائی سمجھا ہے اور وہ بھی مجھے بہن نہیں سمجھتا ہے۔ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ میں اس کے لیے کیا لگتی ہوں، اور شاید ہم دونوں ہی غلط تھے۔ وہ بھی غلط تھا جو ہر وقت مجھ سے یہ کہتا رہتا تھا کہ عامر بھائی بہت ہی اچھے ہیں، تم سے بہت ہی محبت کرتے ہیں، تم چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھول کیوں نہیں جاتی؟ میں پاگل تھی، ہوس جو اس کی باتوں میں سن کر آپ کے لیے اپنے دل میں
जगह बनाने की कोशिश करती थी। और आप तुर्की जाना चाहते हैं तो जाए, आप चले जाए, कभी वापस मत आइएगा। आमिर, लेकिन प्लीज़ मेरे और ज़ैद के रिश्ते को ऐसी गाली मत दे कि हम एक दूसरे से नसें मिलाने के भी काबिल ना रहे। मुझे छोड़ना चाहते हैं तो जाए, आपकी मर्ज़ी है, छोड़ दे। ये कहकर उसने पेन पकड़कर साइन करने लगी। मैंने पेन उसके हाथ से छीन लिया। मैंने कहा, मैंने तुम्हारे ज़ैद के साथ की गई बातें सुनी है। कहने लगी कि क्या सुन लिया आपने? यकीनन कोई आधी अधूरी बात ही सुनी होगी। किसी लड़की को ज़ैद पसंद करता है, उससे मोहब्बत करता है, लेकिन वो लड़की सैयद है, इसलिए उसकी शादी ज़ैद से होना मुमकिन नहीं लग रही है। उसके घर वाले बहुत ही सख्त हैं। फिर उसका लगा कि शायद वो घर में बात करेगा तो कोई भी उसके साथ नहीं देगा। मैं भी उससे यही कह रही थी कि तुम आमिर से ये बात करो, उस लड़की की मंगनी कहीं और हो गई है। इसलिए ज़ैद बेहद परेशान था, तो मैं सिर्फ उसका गम बहलाने और गम हल्का करने के लिए, उसे तसल्ली देने के लिए जाती थी उसके कमरे में। और आपको लगा कि मैं ये कहकर वो रोने लगी। कहने लगी कि आपकी बचपन की इस हरकत ने मुझे आपसे खौफ ज़्यादा कर दिया था। मेरे अंदर एक डर सा पैदा हो गया था, जैसे मैं कभी भी निकाल नहीं पाई। मेरे दिल में आपके लिए जो भी गुस्सा था, मैंने आपसे शादी के दिन ही कह दिया था। जो दिल में था सब कुछ कह दिया था। लेकिन ज़ैद मुझे यही समझाने लगा कि बात को ख़त्म कर दे, जो हो चुका है उसे भूल जाओ। और मैं ख़त्म करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे वक्त चाहिए था। लेकिन आपने तो, ये कह के वो फिर से रोए जा रही थी। फिर उसने सामने टीवी पे रखे तलाकनामे को पकड़ा और फिर फाड़ कर फेंक दिए। और वहीं पर मेरे टिकट मौजूद भी थे, वो भी पकड़ कर फाड़ दिए और कहने लगी, आप कहीं नहीं जाएंगे। सुना आपने? आमिर कहे, आप कहीं नहीं जाएंगे। क्योंकि ये कहकर वो चुप हो गई, सोफे से खड़ी हो गई। उससे पहले कि वो कहीं जाती, मैंने फ़ौरन से उसे अपने पास खड़ा कर लिया और उसे दोनों बाजुओं से पकड़ा था। मैंने कहा, बात मुकम्मल करो वरीशा। क्योंकि क्या? अगली बात सुनने को मेरे कान तरस रहे थे। कहने लगी, मुझे नहीं कहना कि मैं आपसे मोहब्बत करने लगी हूँ। बहुत बुरे हैं आप। मैंने उसे साथ लगा लिया और मेरी आंखों से भी आंसू बहा रहे थे। अगर आज भी गुनाह करते तो शायद पछताओगी। पछताने के अलावा और कुछ भी न रहता। कभी कभी आंखें से देखने वाली चीज़ें और कान से सुनने वाली बात भी कुछ और ही मतलब निकालती है, लेकिन हम ही उसे सच समझ लेते हैं। मैं एक बहुत ही बड़ी गलती करने जा रहा था। शुक्र है कि वरीशा ने वक्त पर सब कुछ सच बता दिया। तो दोस्तों, आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।